ट्रैक के ऊपर मैंने देखा है जब बरक रफ्तारी से बाइक निकलती है तो उसमें बड़े बड़े हादसा भी होते हैं। जैकी चंद साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि ब्रोकन 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 ब्रोकन। तो कोई सिलसिला आपके साथ भी इस तरह का है? मेरी अब तक कोई 22 हड्डियाँ टूट चुकी हैं। जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में 2 फ्रैक्चर हैं जिनकी सर्जरी भी ड्यू है मेरे हाथ के अंदर। मेरा एक बारी एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर आई फ्रैक्चर्ड माई स्पाइन। मेरा हाथ और मेरे उल्टे हाथ की जो है कोनी कंप्लीटली टूट चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त जो बाएं हाथ पे कुर्सी पे विराजमान हैं ये हैं मोहम्मद उस्मान गनी साहब, जिनकी उम्र है 27 बरस। गुज़िश्ता 8 बरस से ये प्रोफेशनली बाइक राइडर हैं। इसके साथ साथ 6 साल से इंटरनेशनल लेवल पे ये बाइक रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके जिस्म में 22 हड्डियां ऐसी हैं जो ये अब तक तोड़ चुके हैं, लेकिन इनका जो शौक है वो दीदनी है। पाकिस्तान के अंदर अगर बाइक राइडिंग की बात की जाए, यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, बाबा राइडर, इसके अलावा गैंगस्टर और पता नहीं आपको दीगर नाम मिलेंगे जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के अपने बैठे में वन व्हीलिंग करने के बड़े शौकीन हैं। लोग लेट के ट्रॉलों के नीचे से बाइक निकाल लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए या बाइक राइडिंग एक्चुअली क्या चीज़ है, बाइक रेसिंग क्या चीज़ है, इस चीज़ का कतई कोई नॉलेज नहीं है। आपको ये ख्याल कहाँ से आया? आप भी तो पाकिस्तानी हैं। बचपन से मुझे बहुत शौक था बाइक्स का, गाड़ियों का। रेसिंग का शौक ऐसे डेवलप हुआ कि मैं जहाँ रहता था मेरे घर के बिल्कुल अक्रॉस एक ट्रैक था। तो मैंने कहा बेहतरीन चीज़ क्या है, ट्रैक पे जाते हैं, बाइक चलाते हैं और सीखते हैं। इस तरीके से मैं ट्रैक पे गया और वहाँ पे गया तो पूरी नई दुनिया है। उसके अंदर इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाइक राइडिंग आप रोड पे 4 महीना चलाएं, 5 महीना चलाएं और ट्रैक के ऊपर 1 दिन चलाएं, उसके बराबर होता है। 1 दिन के अंदर आप ट्रैक पे इतना सीखते हैं जितना आप रोड पे चला के सालों में सीखते हैं। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड गोइंग ऑन द ट्रैक। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले वाहिद वो शख्स हैं जिनके पास FIM रेस लाइसेंस और FIM कोचिंग लाइसेंस है, जो कि मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक ऑनर है। ये सफर कितना मुश्किल था? जो रेस लाइसेंस होता है, जो मैंने पहला लाइसेंस लिया था, वो लेने के लिए आपको तकरीबन 3 साल आपको ट्रैक के ऊपर ऑफिशियली बाइक चलानी होती है, क्योंकि रेस लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। 3-3.5 साल जो है आप बाइक चलाएं, उसके बाद आपका जो टेस्ट होता है उसके अंदर एक तो आपका रिटन टेस्ट होता है जिसके अंदर आपसे बेसिक चीज़ें पूछते हैं कि जी ट्रैक के ऊपर ये फ्लैग क्या करता है, ये फ्लैग क्या करता है, एटिकेट्स, मैनर्स, ऑल ऑफ दिस थिंग। जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो ये होता है कि आपका जो FIM का कोच होता है वो आपका टेस्ट लेता है कि जब आपके साथ वो ट्रैक पे बाइक पे बाहर जाता है, आप जब 200-300 की स्पीड पे होते हैं वो आपके बिल्कुल बराबर आता है और आप कोनी से कोनी पे होते हैं उस स्पीड के ऊपर। जब आप ब्रेक दबाते हैं बिल्कुल वो आप लीन करते हैं बाइक को, आपके बिल्कुल साथ होता है कि आपका सर और आपकी एल्बो बिल्कुल ज़मीन पे होती है और सामने वाले का जो व्हील जो आपके यहाँ पे होता है वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब रेस स्टार्ट होती है तो 30-40 बाइकें होती हैं एक साथ और वो एक साथ एक टर्न में घुसती हैं, तो वो देखते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। और यहाँ पे अक्सर लोग फेल कर जाते हैं क्योंकि वो खौफ के मारे कि अरे किसी और की बाइक यहाँ पे छोड़ देते हैं। अक्सर लोग जब स्टार्ट करते हैं ट्रैक के ऊपर उनका पहला एक्सीडेंट होता है, वो उसके बाद खौफ से बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद वो बाइक नहीं चलाते हैं। जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था मैं भी काफ़ी खौफ में था, हड्डियाँ टूट गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया और किया। जो कोचिंग लाइसेंस है उसके लिए आपको 3 साल मिनिमम रेस करनी होती है और सिर्फ रेस नहीं करना होता, आपको पोडियम पे ख़त्म करना होता है एटलीस्ट टॉप 3 के अंदर। अगर आप करते हैं और उसके बाद वो चेक करते हैं कि क्या आपके अंदर वो स्किल है किसी को सिखाने का, किसी से बात करने का, किसी को पढ़ाने का, अगर तो वो है तो फिर यू गेट द कोचिंग लाइसेंस एज़ वेल। ट्रैक के ऊपर मैंने देखा है जब बरक रफ्तारी से बाइक निकलती है तो उसमें बड़े बड़े हादसा भी होते हैं। जैकी चंद साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि ब्रोकन 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 ब्रोकन। तो कोई सिलसिला आपके साथ भी इस तरह का है? मेरी अब तक कोई 22 हड्डियाँ टूट चुकी हैं। जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में 2 फ्रैक्चर हैं जिनकी सर्जरी भी ड्यू है मेरे हाथ के अंदर। ट्रैक के ऊपर बिकॉज सेफ्टी इतनी ज़्यादा होती है, हम जो लेदर सूट्स पहनते हैं अपनी प्रोटेक्शन के, हेलमेट, ग्लव्स, जब आप गिरते हैं बाइक के ऊपर और ट्रैक के ऊपर ऑब्वियसली सेफ जगह है, कोई गाड़ी नहीं आके टक्कर मारेगी, कोई रिक्शा नहीं आ जाएगा, कोई बस नहीं आ जाएगा, तो आप जब गिरते हैं तो सिर्फ स्लाइड होते हुए जाते हैं, अक्सर कुछ भी नहीं होता, आप खड़े होते हैं, बाइक उठाई और चल लिए। अंडर 1 मिनट एम्बुलेंस और मेडिक्स मेरे पास होते हैं, दैट इज अ थिंग। बाइक में आग भी लगती है तो अंडर 1 मिनट दे विल बी देयर। मेरा एक बारी एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर आई फ्रैक्चर्ड माई स्पाइन। मेरा हाथ और मेरे उल्टे हाथ की जो है कोनी कंप्लीटली टूट चुकी थी। लिटरली 30 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस और सब लोग मेरे पास थे। जब कोचिंग का जिक्र आता है तो इंटरनेशनली काफ़ी आपके स्टूडेंट्स होंगे बॉलीवुड की तरफ से या इंडियंस जो हैं अदाकार होंगे उसमें काफ़ी, क्योंकि हम देखते हैं कि बॉलीवुड मूवी में रोहित शेट्टी साहब बड़े स्टंट करवाते हैं, तो वो लोग भी कुछ हैं आपके स्टूडेंट्स?
बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया से भी आते हैं और वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ भी हैं, तो मेरे पास वो आते हैं और मुझे ज़बान का भी थोड़ा सा एडवांटेज है बिकॉज हम सेम ज़बान बोलते हैं, तो उनको भी आसानी हो जाती है, तो मैं काफ़ी लोगों को इस तरीके से सिखाता हूँ। लड़कियों को भी आप सिखाते हैं ये चीज़? बिल्कुल, काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो मैंने जिनको सिखाया और वो हमारे साथ अब रेस भी करती हैं। लोगों के पास बाइक हैं, लोगों के पास पैसा है, लोग बाइक खरीदने की सख्त रखते हैं, लेकिन वो कहीं चला नहीं सकते। दुबई में या फॉरेन कंट्रीज में जहाँ आप रेस करते हैं, वहाँ क्या फैसिलिटी है, यहाँ पे किस चीज़ का फुकदान है? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ट्रैक नहीं, और जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा खर्च करके महंगी महंगी बाइकें खरीदी हैं, उनका हक बनता है कि उनके पास चलाने के लिए कोई जगह हो जहाँ पे वो उस बाइक की पूरी लिमिट यूज़ कर सकें। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, वो है सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। बगैर हेलमेट के बाइक चलाना कूल समझा जाता है, हमारे ट्रैक के ऊपर अलाउड भी नहीं है बगैर हेलमेट के बाइक पार्किंग में भी चलाना। कहते हैं कि बाल ख़राब हो जाते हैं अगर हम चलाते हैं। बिल्कुल, हमारे भी बाल ख़राब होते हैं, लेकिन बाल ख़राब होना बेहतर है कि इंस्टेड कि आपके सर पे कोई चोट लग जाए। आप जिस रेस की या जिस ट्रैक की बात कर रहे हैं वहाँ, सो आई थिंक 300 किलोमीटर पर आवर पे भी बाइक चलती है, आपने खुद भी चलाई है। यहाँ तो ट्रेन जो हमारी वो 120 पे नहीं जाती है। हमारी तो मिनिमम स्पीड जो होती है ट्रैक के ऊपर वो एटलीस्ट 100-120 होती है, और जो मैक्सिमम स्पीड होती है डिपेंड करता है कौन सी बाइक पे, बट 300-320 जो है 1000 सीसी बाइक के ऊपर हम लोग हिट करते हैं। अचीवमेंट्स क्या क्या हैं अब तक? कितने टाइटल जीते, कितनों के लिए स्ट्रगल रही, करीब करीब जाके वो चीज़ नहीं अचीव हो सकी? जो मेरा पहला सीज़न था उसके अंदर मैं बहुत करीब आ गया था, लेकिन मसला ये हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी अनफॉर्चुनेटली दोनों टांगें टूट गई थी उस एक्सीडेंट के अंदर, और मैं रेस सीजन कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन अगले साल वापस आया, यूएई नेशनल सुपर स्टॉक रूकी चैंपियनशिप में जीत गया था, नेशनल यूएई चैंपियनशिप सुपर स्टॉक के अंदर 3rd पोजीशन पे आई थी ओवरऑल भी, और 4 पोडियम थे। और इस साल मैं वलीद अल शमेस चैंपियनशिप के अंदर कम्पीट कर रहा हूँ। फिलहाल हमारा रेस सीजन चल रहा है, मैं इस वक्त दूसरी पोजीशन पे हूँ। उम्मीद है कि अगले 3 रेस वीकेंड के अंदर आई कैन मेक श्योर कि आई फिनिश एट द टॉप। अगले साल जो है मैं यूरोपियन चैंपियनशिप के अंदर कम्पीट कर रहा हूँ CEV स्पेन के अंदर, तो वहाँ भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने की उम्मीद रखता हूँ। जब आप इतनी बर्क रफ्तारी में बाइक चलाते हैं उस वक्त वो फीलिंग क्या होती है? यहाँ तो 70 की स्पीड बाइक चलाना, बंदे कैसे बाल उड़ होते हैं, लगता है कि पता नहीं पीछे ही ना गिरे बंदा उड़ के। जब आप बाइक पे होते हैं, हेलमेट पहन के ट्रैक के ऊपर होते हैं, आपका दिमाग पूरा बाहर की दुनिया से बंद होता है। आपके फोकस के अंदर सिर्फ जो आपकी बाइक आगे, बाइक जो पीछे, और आप कौन सी चैंपियनशिप और कौन सी पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में। तो आप जब बाइक तेज चलाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में जब लोग बाइक तेज चलाते हैं समझते हैं बड़े कूल लग रहे हैं, लड़कियां इंप्रेस होती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? हमको बिल्कुल इस तरीके का कोई सीन नहीं होता। हमको ये भी नहीं पता होती कि बाहर कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, क्राउड में कौन है, किसी को नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास मिली सेकंड के अंदर वो होता है कि अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दिया, आप आधा सेकंड अपने अगर लेट ब्रेक कर दिया, तो आप बाहर चले जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो आपका बिल्कुल टाइम नहीं होता कि देखने के लिए। उस्मान साहब, खूबरू शख्सियत है माशाल्लाह आपकी। ट्रैक पर जब रेस लगाते हैं लड़कियां खासी इंप्रेस होती होंगी, बाद में आती है कि मुलाकात होती है, फैन फॉलोइंग है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ वो बच्चों के लिए। कभी कोई बच्चा मेरे पास आता है, अगर बीच रेस कोई मसला भी चल रहा होता है, अगर मूड सही भी नहीं होता, तभी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अगर कोई बच्चा आया तो मैं उससे ज़रूर मिलूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को वो इंस्पायर हो जाए आपसे और वो कल भी एक रेसर बन जाए। पाकिस्तान आते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। उनसे जब मिलते हैं क्या शिकायत वो आपसे करते हैं या क्या आप उनको गाइड करते हैं? और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बाबा राइडर, उससे आपकी मुलाकात अभी तक हुई है नहीं हुई है? नहीं, बाबा राइडर से तो मेरी मुलाकात नहीं है, कि मैंने भी नाम सुना है। जब भी आता हूँ पाकिस्तानी लड़कों से मिलता हूँ और यहाँ पे बात होती है, वो सब भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, रोड पे चलाते हैं उनको फाइन्स मिल जाते हैं, रोड पे चलाते हैं उनको कोई टक्कर मार देता है, उनके पास जगह नहीं है चलाने की। तो सबकी रिक्वेस्ट मुझसे यही है कि किसी तरीके से मैं अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, अपना मेरा एक नाम है, वो यूज़ करके गवर्नमेंट को समझाऊं और उनसे बात करूं कि भाई प्लीज़ सपोर्ट दिस स्पोर्ट एज वेल। सबसे ये मेरी बड़ी होप यही है कि खान साहब जो है खुद एक स्पोर्ट्समैन है, तो उनको इस बात का आइडिया है कि पैशन क्या चीज़ होती है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसके अंदर ना सिर्फ टैलेंट डेवलप होगा, बल्कि पाकिस्तान में पैसा भी आएगा, टूरिज्म के थ्रू इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे, पाकिस्तान का नाम होगा रोशन। तो उनके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम ट्रैक बना सकें पाकिस्तान। उम्मीद तो ये है कि मैं उनसे बात कर सकूँगा, मौका मिलेगा, लेकिन यही है कि मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है या ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है जिसके थ्रू मैं उनसे रीच कर सकूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने फ़ख्र पाकिस्तान मोहम्मद उस्मान गनी की, जिसके पास FIM 2 लाइसेंस मौजूद हैं, जो कि पहला पाकिस्तानी है दुनिया में ऐसा जिसके पास ये दोनों लाइसेंस मौजूद हैं, जो कि रेसिंग के लिए है और दूसरा कोचिंग के लिए है। बेशतर ऐसे ममालिक होंगे जो मोहम्मद उस्मान गनी की वजह से पाकिस्तान का नाम जानते हैं, तो ऐसे लोगों पे हमें आप सबको फ़ख्र भी है। इसी उम्मीद के साथ कि मुल्क पाकिस्तान शहर कायद और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए, मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।